नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसे सही तरीके से सीखा जाए तो नियम के साथ साथ हम बहुत सारे कुछ हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके हम उससे आईयूपीएसी नामकरण सीख पाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आप जो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे नियम पर बढ़ेंगे और फिर करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक क्रम चलेगा। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम नियम पर, और नियम के बाद फिर उस नियम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, नोटबुक पेन जरूर लेके बैठिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पास जो लिखा हुआ है हम इसको बोलते हैं संकुल लवण। संकुल लवण, संकुल लवण बोलते हैं, या उप सहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये उप सहसंयोजी यौगिक जो है ये कहाँ से आया इसका नाम। मैं यदि आपको पिछले क्लास से कनेक्ट करूँ, पिछले क्लास का कहने का तात्पर्य यहाँ होगा कि आप 11th में जो कुछ पढ़े हैं, आपने उप सहसंयोजी यौगिक पढ़ा होगा। उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध आप सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उप सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? उप सहसंयोजी बंध हम उसे कहते हैं जैसे कि एक परमाणु है, जैसे ए परमाणु बी परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो जब डोनेट करता है तो जो देने वाला क्या कहलाता है, दाता। दाता कहलाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और ये ग्राही कहलाएगा। ठीक है, तो यहीं से उप सहसंयोजी बंध से ही बन के इसका नाम जो आता है उप सहसंयोजी यौगिक, यानी कि वह संकुल लवण, वह यौगिक जो उप सहसंयोजी बंध दर्शाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक बात, तो ये नाम आपको समझ में आया होगा। यदि हम इस संकुल लवण की बात करें तो इसमें यदि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट है, इस बड़े से ब्रैकेट को हम उप सहसंयोजी क्या बोलते हैं, मंडल कहते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजी मंडल कहते हैं। ध्यानपूर्वक सभी को समझना। ठीक है, दूसरा चीज है यहाँ पास जो लिखा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यदि ब्रैकेट के यहाँ पास कुछ लिखा है या फिर यहाँ कुछ लिखा है, उसको हम डियर क्या बोलेंगे, आयनन मंडल कहेंगे। आयनन मंडल कहेंगे। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको भी हम आयनन मंडल कहेंगे। ध्यान देना, चाहे यहाँ पास कुछ लिखा हो या फिर यहाँ भी लिखा हो। फिर से सुन लीजिए, उप सहसंयोजी मंडल के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कुछ भी लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाता है, वह है आयनन मंडल। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं। अब देखिए यहाँ पास इस ब्रैकेट के पहले वाले भाग पर चलते हैं, तो ये जो एजी लिखा हुआ है, एजी के जगह में चाहे एजी लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो इसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहां पास जो लिखा हुआ, अब इसको समझना, यहां पास क्या लिखा हुआ है, अमोनिया, इसको हम बोलेंगे लिगैंड। इसको क्या बोलेंगे डियर, लिगैंड बोलेंगे। और देखिए इस छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर आप संख्या देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, किसी में 3, किसी में 4, यानी कुछ भी लिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डियर लिगैंड की संख्या। क्या बोलेंगे, लिगैंड की संख्या। लिगैंड की संख्या बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। मेरी बात फिर से समझ लीजिएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पास एक बड़ा सा ब्रैकेट बना था, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ लिखे हुए थे और एक चीज़ यहाँ पास लिखा हुआ था। तो यदि हमसे पूछा भी जाए कि ये ब्रैकेट के अंदर बने हुए इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको एकदम क्लियर चीज़ पता होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी जब हम नियम पढ़ेंगे तो आपको, जैसे कि मैं बोला कि हम आयनन मंडल का नाम लिखेंगे तो आपको पता हो कि हम किसका नाम लिख रहे हैं। मैं बोला कि लिगैंड का नाम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड हम किसे कह रहे हैं। मैं बोलूँ कि लिगैंड की संख्या लिखनी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड की संख्या क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लेते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को हम बोलेंगे उप सहसंयोजी मंडल कहेंगे। ठीक है,
इस उप सहसंयोजी मंडल में क्या क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगैंड होते हैं, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगैंड होता है और लिगैंड की संख्या होता है, ठीक है। और ध्यान देना, लिगैंड जो होते हैं एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जब एक से अधिक लिगैंड हो जाते हैं तो उनका जो क्रम होता है, नाम लिखने का क्रम अल्फाबेट में चलने लग जाता है। ये सब हम डिस्कस कहाँ करेंगे, नियम में बताएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को करना सीख जाएंगे। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, लिगैंड की संख्या। इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ऐसी में कोई बड़ी बात भी नहीं बोला कि जो आपके समझ में ना आया हो। मैंने क्या किया, एक सूत्र लिखा और इसमें क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, सभी मैंने नाम लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, आयन मंडल लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड हो सकता है, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड होता है तो क्या हो जाता है और राइट हैंड साइड होता है तो क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे जल्द से बढ़ता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम सबका अर्थ समझते हैं, जैसे कि आयनन मंडल क्या होता है, ठीक है। आयनन मंडल समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों समझना, जब भी आयनन मंडल उप सहसंयोजी मंडल के लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हो, ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, उप सहसंयोजी मंडल। और यदि इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर लिखा हो तो धनात्मक मूलक होंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। धनात्मक मूलक होगा। और जब राइट हैंड साइड हो तो, राइट हैंड साइड हो तो ऋणात्मक मूलक होगा, ऋणात्मक मूलक होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर। धनात्मक मूलक क्या होते हैं, ऋणात्मक मूलक क्या होते हैं, ये आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, फिर हम अगले क्लास में इसको आपको कंप्लीटली बताएंगे, ठीक है। तो धनात्मक मूलक में वैसे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये धनात्मक मूलक के अंतर्गत आते हैं। ऋणात्मक मूलक में जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। इस प्रकार के ढेर सारे जो हैं वो ऋणात्मक मूलक होते हैं। आनन मंडल वे मूलक होते हैं जो जो क्या करता है, उप सहसंयोजी मंडल, ठीक है, उप सहसंयोजी, यहां पास मैं डैश लगा दी हूं, इसका मतलब वही शब्द को हम यहां पास जोड़ के लिखना था तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। उप सहसंयोजी मंडल को उदासीन कर देता है, ठीक है, उदासीन कर देता है। ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है उपसंयोजी मंडल है, और ये जो बाहर लिखे जाते हैं उसको आयन मंडल कहते हैं। ये धन में है तो ये ऋण, तो हम मूलक कौन सा लेंगे, ऋण करेंगे। यदि उपसंयोजी मंडल ऋण में है तो मूलक हम ऋण आयन वाला बिल्कुल नहीं लेंगे, फिर यहाँ पास हम प्लस आयन वाला लेंगे, यानी कि कौन सा लेंगे, धनात्मक मूलक लेंगे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। यौगिक में, यानी यौगिक मतलब इस कंपाउंड में, ठीक है, में उपस्थित वह परमाणु, अरे यार क्या करते, ठीक है, परमाणु जो संयोजकता नियम के विरुद्ध अनेक अणु या परमाणुओं से क्या करता है, जुड़कर बंध बना लेता है, ठीक है। ये बॉन्ड बंध बना लेता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यानी कि इस यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो संयोजकता नियम के विरुद्ध क्या करता है, अणु या अनेक अणु या परमाणु से क्या करता है, बंध बना लेता है। यानी कि जैसे कि हम संयोजकता नियम पढ़ते हैं उसके विरुद्ध यह क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो ये चीज समझें, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो हम बात करने वाले हैं लिगैंड के बारे में, ठीक है, लिगैंड के बारे में, कि वह परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़ा होता है उसे हम लिगैंड कहते हैं। लिख लीजिए, वह
वह आयन या परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। और उसके नीचे जो संख्याएं होती हैं उसे हम लिगेंड की संख्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक ने आपने सभी शब्दों का अर्थ समझा। लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, आयन मंडल क्या है, लिगेंड की संख्या क्या है, उपसहसंयोजक मंडल क्या है, ये सब कुछ आपने अभी सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आवर्त सारणी, आप सबको आनी चाहिए। आवर्त सारणी एक अपना अहम रोल अदा करता है। वो कैसे? क्योंकि आवर्त सारणी जो है दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। जब तक हम इस बेस को, ये हमारा बेस है। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें क्या आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए। यदि हम मैथ सीखें तो 1 2 3 आनी चाहिए। ठीक है, और यदि हम हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में का, खा, गा, घा, आ, छोटा, बड़ा, ये सब कुछ आना चाहिए। इसी प्रकार जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आवर्त सारणी में ही एक चीज है लैटिन नाम, काफी महत्वपूर्ण है। लैटिन नाम आपको पता भी नहीं होगा शायद, ये काफी महत्वपूर्ण है लैटिन नाम। लगभग मैं बता देता हूँ कि यदि आप जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को यदि आप देख रहे हैं, आप में से बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा लैटिन नाम हमारे सारणी में यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लैटिन नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, जो IUPAC के नामकरण में यूजफुल है। IUPAC के नामकरण में यूजफुल है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पास हम उपयोग करेंगे लिगेंड। ठीक है, लिगेंड यहाँ पास 3 प्रकार के होंगे, ध्यान देना। एक उदासीन लिगेंड पहला, दूसरा धनात्मक लिगेंड होगा, तीसरा जो होगा ऋणात्मक लिगेंड। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। फिर इसके बाद एक धनात्मक मूलक, और ऋणात्मक मूलक। यानी कि हमें कितने चीजें आवश्यकता है, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है आवर्त सारणी याद करना। आप सबको आवर्त सारणी आनी चाहिए। यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल बाय राहुल गुप्ता के नाम से आप हमारे चैनल पर जाइए, एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में 12 वीडियो हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बाय राहुल गुप्ता, उस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लगभग 12 वीडियो किस पर है, आवर्त सारणी पर केवल। ठीक है, उसको आप कंप्लीटली करिए, चाहे 12 क्लास एक दिन में देख लें या फिर एक एक दिन करके सीखें, वो आपके ऊपर है। अब दूसरा जो है लैटिन नाम। लैटिन नाम पर आते हैं और फिर हम लिगेंड की संख्या बताएंगे। धनात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक कहाँ सीखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, एक लिगेंड बताऊंगा और एक लैटिन नाम बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है लैटिन नाम। लैटिन नाम कुछ ही एलिमेंट के होते हैं, इसको समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यूजफुल भी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले और फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पास अब अगला जो है लैटिन नाम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझिए, यहाँ पर जैसे सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम, इस सोडियम का संकेत क्या है, Na। आप सबको पता है सोडियम का संकेत क्या है, Na है। लेकिन इस सोडियम में देखिए यहाँ पास इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है SODIUM। सोडियम में कहीं भी आपको Na दिख रहा है? क्योंकि हमने इसका संकेत तो Na लिख दिया है, कहीं भी दिख रहा है? नहीं है। आप सभी एलिमेंट का देखेंगे, इतने एलिमेंट को छोड़कर आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट है आप सबको देखिए, उसके संकेत उसके नाम में मिल जाते हैं, उसके नाम में उसके संकेत आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, तो जो सोडियम में हमें Na संकेत नहीं मिलता है तो हम इसका लैटिन नाम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रियम। ठीक है, अब नाइट्रियम पर देखिए इसका संकेत मिल गया हमको Na। ठीक है, तो इसका लैटिन नाम क्या है, नाइट्रियम है। अब पोटेशियम पर आते हैं, ये पोटेशियम लिखा हुआ है, कहीं भी आपको K दिख रहा है? नहीं है, इसका संकेत जबकि क्या है, K है, तो इसका नाम लिख लीजिए कैलियम। ठीक है, यदि आपको हिंदी लिखना है तो बगल में आप लिखते जाइए, इसका नाम है नाइट्रियम, इसका नाम है कैलियम। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। अब यहाँ पास लिखा हुआ है टंगस्टन। टंगस्टन का जो संकेत है W है, लेकिन यहाँ पास हमको कहीं भी W नहीं मिल रहा है, तो इसका नाम वुल्फ्राम हो जाएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं, आयरन पर आते हैं, तो IORN में कहीं भी हमको Fe नहीं मिल रहा है, तो इसका संकेत जबकि Fe है।
तो इसका नाम हो जाएगा फेरम हो जाएगा। ठीक है, कॉपर पर आते हैं। कॉपर में यदि हम आए तो यहाँ पर COPPER लिखा हुआ है, Cu हमें नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका संकेत क्या है, Cu है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, क्यूप्रम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सिल्वर पर। सिल्वर का संकेत क्या है अपने पास, Ag है, देख पा रहे हैं, सभी को दिख रहा है Ag है। क्या सिल्वर में कहीं भी Ag दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटम हो जाएगा। अर्जेंटम में देखिए ये A है और Ga है। ठीक है, कॉपर में Cu है, Fe मिल गया, टंगस्टन में W मिल गया, कैलियम ये पोटेशियम में हमें K मिल जाता है। ठीक है, मरकरी का संकेत Hg है, लेकिन इसमें Hg है कहीं पास नहीं है, तो यहाँ पास आते हैं हाइड्रोजीनियम में देखिए हाइड्रोजन ये हमको मिल गया और Ga मिल गया, तो Hg संकेत हमको मिल गया। टिन की बात करेंगे, टिन T आयन है, इसमें Sn हम इसका जबकि संकेत क्या है, Sn है। Sn जब संकेत है तो इसमें Sn है नहीं है, तो इसका नाम लिखेंगे स्टैनम। ठीक है, इसके बाद लेड पर आते हैं, LEAD। ठीक है, लेड लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए कहीं भी Pb लिखा हुआ है नहीं है, जबकि इसका संकेत क्या है, Pb है। अब यहाँ पास आते हैं, इसका नाम प्लम्बम हो जाता है। ठीक है, PLUMBUM। ठीक है, प्लम्बम हो जाएगा, तो Pa मिल जाएगा और Ba हो जाएगा। अब अंतिम जो है एंटीमनी पर आप देखेंगे Sb यहाँ पास लिखा हुआ है, जबकि एंटीमनी में इसका संकेत क्या है, Sb दिया हुआ है, आपको यहाँ पास Sb कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम स्टीबियम हो जाएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टीबियम। यस ये हो गया और Ba हो गया। ठीक है, अब एंटीमनी, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसके बारे में पूछा था कि एंटीमनी का साइन क्या होता है, यानी कि संकेत क्या है। तो मुझे थोड़ी सी ये चीज़ जानकर हैरानी होती है कि मैंने संकेत में ऐसे दिया था, Sb दिया था, St दिया था, सॉरी Sb दिया था, At दिया था और Ab ऐसे कुछ करके दिया था, तो जो एवरेज दिखा रहा है Sb और At में लगभग सेम दिखा रहा है। तो फिर ये हैरानी वाली बात हो जाती है, यार आपको एंटीमनी नहीं पता तो फिर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी जानकारी इस चीज़ को रखें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने आपको लैटिन नाम बताया है, अब इसको क्या करना है, इसको नोटबुक पर यदि आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नोटबुक पर इस पर लिखना है, स्क्रीनशॉट बस लेके नहीं रखना है, नोटबुक पर लिखना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसको ये नहीं कि हमने इंपॉर्टेंट उस पर लगा दिया, उस पर हमने हाईलाइट कर दिया, सब कुछ करके रख लिया है, बढ़िया नोट्स बना के रख लिया है और फिर उसके बंद करके हम उसे अलमारी पर सेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, उसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, जितना बार इसको लिख के पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद होगा। और ध्यान देना, जब भी आप लिखें, जैसे कि हम सोडियम लिख रहे हैं तो हम लिख क्या रहे हैं हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम सोडियम लिखे SODIUM, सोडियम लिख रहे हैं और इसका लैटिन नाम NATRIUM, नाइट्रियम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारे दिमाग पर ये चीज़ें चलनी चाहिए कि सोडियम लिख रहे हैं। अब क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, दिमाग कहीं और होता है, लिख कुछ और रहे होते हैं, तो ये नहीं करना है ना। बस मैंने कुछ लिगेंड्स लिखे हैं यहाँ पास, ऋणात्मक लिगेंड, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम इसको समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पास देखिए लिगेंड्स यहाँ पास लिखे हैं ऋणात्मक लिगेंड, सभी में O जोड़ना है। हिंदी में यदि आप लिखते हैं हाइड्रोजन का हाइड्रो लिखते हैं तो O लिख दीजिए उसके अंत में। ठीक है, और यदि इंग्लिश से लिखते हैं तो O लिख दीजिए, O याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और जैसे यहाँ पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इस पर एक ऋणात्मक है तो ये हाइड्रो, ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा हाइड्रो हो जाएगा। फ्लोरीन लिखा है, ठीक है, तो फ्लोरीन पर एक ऋणात्मक है तो यहाँ पास फ्लोरो हो जाएगा, O लगा है लास्ट में, यहाँ पर सभी में देखिए O लगा हुआ है। क्लोरो, ठीक है, क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा। अब इस प्रकार से बना हुआ है तो उसको हम नाइट्रो बोलेंगे और इस प्रकार से बना हुआ तो उसे नाइट्रेटो बोलेंगे। फिर से समझिएगा, यदि नाइट्रोजन पर एक डबल बॉन्ड मिले और एक यहाँ पास इस प्रकार की उपसहसंयोजी बंध मिले, ठीक है, तो उसको हम नाइट्रो बोलेंगे, और यदि संरचना इस प्रकार है तो इसको हम नाइट्रेटो बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद CN लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से पूरा समझना है। यहाँ पास दो चीज़ें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चे करते हैं। यदि आपको इस प्रकार से संरचना मिलता है तो नाइट्रो लिखें, और इस प्रकार की संरचना यदि आपको मिलता है तो नाइट्रेटो लिखें। ठीक बात। अब यहाँ पास समझते हैं, जैसे CN लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे साइनो, क्या बोलेंगे डियर, साइनो बोलेंगे। लेकिन इसको हम उलट दें मतलब N पहले आ जाए C बाद में आए तो इसको हो जाएगा आइसोसाइनो। ठीक है, यदि CN लिखा हुआ है तो साइनो लिखेंगे और NC लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनो बोलेंगे। ठीक है, O2 लिखा हुआ है, इस पर दो ऋणात्मक यदि है उसे पैराऑक्सो बोलेंगे, पैराऑक्सो, और O2 लिखा हुआ है, यहाँ पास दो ऋणात्मक तो होगा लेकिन यहाँ पास 2 नहीं है तो उसे केवल हम ऑक्सो बोलेंगे। ठीक है, OH लिखा हुआ है तो हाइड्राक्सो बोलेंगे।
ठीक है, सल्फेटो बोलेंगे SO4 को, और CO3 को कार्बोनेटो बोलेंगे, CH3CO को एसीटेटो बोलेंगे, SCN एक ऋणात्मक तो आइसोथायोसाइनो बोलेंगे, ठीक है, और CNS को बोलेंगे थायोसाइनो बोलेंगे, NH2 को एमाइडो, N2 को एमिडो और N3 को एंजाइट कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको नोटबुक पर बड़े ही आराम से लिखना है, और लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि हम क्या चीज़ें लिख रहे हैं, कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी अपने माइंड पर एकदम सेट कर लीजिए चीज़ें, ठीक है। जब भी हम लिखें तो हमें पता हो कि क्या है। तो अब इसे रटते हुए मत बैठ जाना है। क्या करना है, जब आप IUPAC नामकरण करेंगे तो इसका यूज करना है। जब हम इसको यूज करेंगे बार बार, इनको नाम लिखेंगे तो हमें ऑलरेडी याद हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, इससे पहले एक दो बार इनको नोटबुक पर लिख कर याद रख लिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब अगले हम बढ़ते हैं धनात्मक पर बढ़ेंगे, फिर हम उदासीन बताएंगे। फ्रेंड्स अगला जो है धनात्मक लिगेंड, NO को हम नाइट्रोसोनियम बोलेंगे, NO2 यदि धनायन है तो नाइट्रोनियम होगा, ठीक है, नाइट्रोनियम। और यदि H2N3 प्लस आयन है तो हाइड्राजीनियम बोलेंगे, ठीक है, हाइड्राजीनियम कहेंगे, ठीक है। और यदि Br प्लस है तो उसे ब्रोमोनियम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि याद रखना, जब भी आपको ऋणात्मक मिलता है तो उसमें O लगा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। यदि ऋणात्मक लिगेंड मिलता है तो O लगा दीजिए, इंग्लिश में O, ठीक है, इंग्लिश में O बस। और यदि आपको हिंदी में सॉरी धनात्मक मूलक में यदि आपको मिलता है तो IUM, ठीक है। तो आप सभी ने देखिए IUM लगा हुआ है। यदि इंग्लिश से आपको करेंगे तो NITROSOIUM, ठीक है, नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। तो IUM हम सब में लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ऋणात्मक में हो तो O लगाना है, और धनात्मक में हो तो क्या लगाना है, IUM लगाना लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे नाइट्रोसोनियम हो गया, नाइट्रोनियम हो गया, हाइड्राजीनियम हो गया, ब्रोमोनियम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपको IUM लगा के लिखना है। तो सभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बताते हैं उदासीन लिगेंड के बारे में। फ्रेंड्स अगला जो है उदासीन लिगेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने आपको ऋणात्मक बताया, धनात्मक बताया, ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड में देखिए क्या क्या है, तो H2O क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, NH3 को बोलेंगे एमीन बोलेंगे। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये बार बार आएंगे, ये शब्द काफ़ी बार बार आएंगे, याद रखना इसको। एमीन बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे, OH को हाइड्रॉक्सिल बोलेंगे, ठीक है, C6H5 को पिरिडिल बोलेंगे, और NH2 CH2 CH2 NH2 इसको हम EN भी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में EN लिख देते हैं। यदि आपको कहीं भी आप दिखे कि EN है, कहीं भी आपको ऐसे मिले EN, तो समझ जाइए EN का मतलब ये पूरा ये जो लिखा हुआ है एथिलीन डाइमीन, ठीक है, एथिलीन डाइमीन लिखा हुआ है। तो इथिलीन डाइमीन को हम EN से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर अगला है C6H5 का होल थ्राइस P यानी फास्फोरस, ट्राइफेनिल फास्फीन हो गया। N2 को हम बोलेंगे नाइट्रिल बोलेंगे, और H2 को सल्फ्यूरिल बोलेंगे, ठीक है। इसमें इसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, देखिए YL, इंग्लिश से यदि आप इसका नाम लिखते हैं तो YL जोड़िए, हिंदी से लिखते हैं तो इल हो जाएगा। सभी में देखिए इल जुड़ा हुआ है, सभी में देखिए यहाँ पास मीन, और हाँ इल जुड़ता है या अपने ही नाम पर होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास एक्वा है, एमीन है, तो कुछ नाम में YL जोड़ते हैं। कार्बोनिल जो होते हैं, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, ये तो अपने नाम पर ही होते हैं, या उसके अंत में हम YL जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम जल्द से नियम पर जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली जब हम सब कुछ पढ़कर आगे बढ़ेंगे नियम की तरफ तो हम आराम से IUPAC नामकरण कर पाएंगे, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अब जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल अदा करता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पास पिछली क्लास कहने का तात्पर्य होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसमें किसका निकालेंगे, याद रखना केंद्रीय धातु परमाणु का निकालेंगे, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ना बनता हो, तो मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं एक लिंक दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ पास आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगा, पहला कि ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, ठीक है, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक,
ठीक है। इसके बिना ना तो आप कोई फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसके बिना आप ना तो फार्मूला बना सकते हैं, ना ही कुछ केमिस्ट्री में सीख पाएंगे, ना ही आप समीकरण कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। ठीक है, तो मैं जिस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगा, तो वहां पर सब 2 चीजें सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि आप ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया वहां पास, और दूसरा चीज धनात्मक और ऋणात्मक की जानकारी वहां मैंने भरपूर दिया है। ठीक है, यदि आपको उस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा, तो वहां पास आपको पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आराम से चीजें सीख लेंगे। उस पर मैंने लैटिन नाम को भी ऐड किया है, ठीक है, उस पीडीएफ पर, तो सब कुछ आपको वहां पास अवेलेबल होगा। अब ये चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको आती है। अब जल्द से हम नियम पर बढ़ते हैं और सीखेंगे कि आईयूपीएसी का जो नामकरण है वो कैसे करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नामकरण के नियम। ठीक है, सभी लोग नोटबुक पेन जरूर रख के बैठे हैं, और ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जितना ज़्यादा लिखेंगे तो दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण के नियम। ठीक है, लिखें आईयूपीएसी नामकरण के नियम। पहला नियम है, सबसे पहले लिखें, पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक संकुल की पहचान करेंगे। ऋणात्मक संकुल, ठीक है, संकुल की पहचान करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर डाल, पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे, धनात्मक का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, ऋणात्मक का। ठीक है, ऋणात्मक का नाम लिखेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये 2 नियम। तीसरे नियम पर बढ़ेंगे, तीसरा नंबर डालें, लिखें। अब देखिए यहाँ पर समझना है मेरी बात को, जैसे ही हम संकुल की पहचान कर लेते हैं कि जैसे ये ब्रैकेट वाला रहता है, यदि हम पहचान लिए कि ये प्लस में है, तब हम क्या करेंगे, लिखिए, यदि उप सहसंयोजक मंडल या संकुल किसमें हो, धनात्मक में हो, तब हम देखिए ऐसे लिखेंगे, लिखना लिगैंड की संख्या, लिगैंड की संख्या सबसे पहले। ठीक है, हमारा काम होगा क्या, लिगैंड की संख्या, प्लस करेंगे लिगैंड का नाम, सभी लोग लिखते जाइए, नोटबुक पेन रख के बैठिए। ठीक है, इसके बाद लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम, इसके बाद इसमें आएगा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में। रोमन अंक तो आप सभी को पता होगा, ऐसे लिखते हैं जो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं ना, 6, तो इसको हम रोमन अंक कहते हैं। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आएगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 3 नियम हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं क्या चीज़ें लिखा हुआ है, ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों समझना, यहाँ पास इस नियम में क्या कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। जैसा कि सबसे पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक संकुल की पहचान करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था कि AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। ठीक है, एक और मैं लिखता हूँ K3FeCN का होल 6। ठीक है, मैंने 2 लिखे हैं, एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। अब देखिए पहले वाले में देखेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे जो संकुल मैंने बनाया है, तो ये ऊपर वाला जो है ये प्लस में है और ये ऋण में है। कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, हमने आपको सबसे पहले वाले क्लास में क्या बताया था कि जब भी आयनन मंडल राइट हैंड साइड हो तो क्या होगा, ऋणात्मक में होगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो धनात्मक में होगा।
ठीक है। तो पहले क्लास को वॉच करें, दूसरे क्लास को वॉच करें, तभी ये नियम, मैंने ये बात पहले क्लास में कह दिया था कि जब मैं आयन मंडल बोलूँगा, केंद्रीय धातु परमाणु बोलूँगा या फिर लिगेंड बोलूँगा, तो आप तुरंत वहाँ समझ जाए कि हाँ इस चीज़ को हमें इसका नाम में लिखना है। ठीक है, तो हम तुरंत वहाँ चीज़ समझ जाए कि हमें किसका नाम लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैं आयन मंडल बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ क्लोरीन है, ये आयन मंडल है। ठीक है, अब यहाँ हम पहचान करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उप संयोजक मंडल धन आयन में है, तो हमारा नियम ये तीसरा नियम फॉलो करेगा। ठीक है, और यदि ऋण आयन में है तो हम अगले जो फोर्थ नियम पर बढ़ेंगे। अभी तो हम 3 ही नियम पढ़े हैं, अगला हम पढ़ेंगे फोर्थ नियम जो इस वाले में लागू होगा। ठीक है, अभी कोई सा भी नियम जो मैंने बताया इस वाले में लागू नहीं होगा, केवल अभी इसमें लागू होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पास, यानी कि पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे फिर ऋणात्मक का नाम। तो सबसे पहले हम पूरे इस संकुल का नाम लिखेंगे फिर क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो इसमें जब ये धन में है तो पहला नाम क्या होगा, पहला नाम क्या होगा, देखिए जैसे ही ब्रैकेट में हम जाएंगे तो पहला हम लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या क्या है 2 है, फिर लिगेंड का नाम ये है एमीन, फिर केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर अंत में हम किसका नाम लिखेंगे, आयन मंडल का नाम लिखेंगे। ठीक बात, यानी कि पहले धन का नाम फिर ऋण का नाम। अभी सर एग्जाम्पल से मैं सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, केवल इसको समझाने के लिए कि हमने क्या लिखा है ये बताने के लिए मैंने इसको लिखा है, फिर इसका हम नामकरण भी करेंगे। अब हम चौथे नियम पर बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। जब उप सहसंयोजी मंडल ऋणात्मक हो, अब देखिए यहाँ पास K3 लिखा हुआ है, तो इसमें पहचान करेंगे, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये धन आयन में होगा और ये ऋण आयन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिखे ऋण आयन में हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड की संख्या। ऑलराइट, लिगेंड की संख्या का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद लिगेंड का नाम, ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का लैटिन नाम, इस चीज़ को नोट करें, लैटिन नाम, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान देना बिल्कुल से। जब भी ऋणात्मक में हो तो हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन नाम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, लैटिन नाम, और अंत में एड जोड़ेंगे। ठीक है, और उसी नाम पर क्या जोड़ेंगे, और नाम के अंत में ATE, ATE, ठीक है, ये जोड़ेंगे, एड जोड़ेंगे, या हिंदी से लिख ले एड जोड़ेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी जब धनात्मक में हो तब क्या करेंगे उप सहसंयोजी मंडल, और जब ऋणात्मक में हो तब क्या करेंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले फिर समझते हैं आराम से इसको। तो आप सभी लोग ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, आप समझते हैं इसको, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पास। यहाँ सबसे पहले लिखा है लिगेंड की संख्या, क्या लिखा है, लिगेंड की संख्या। तो ये वाले हम दूसरे वाले पर आते हैं और इस पर देखते हैं लिगेंड की संख्या कितना है, 6 लिखा हुआ है। तो देखिए केवल समझने के लिए फिर मैं अभी डिटेल्स करता हूँ इनको, हेक्सा 6 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इसको हेक्सा लिखेंगे। अब ये क्या है, CN, जल्दी से नोटबुक खोलें और देखिए ऋणात्मक लिगेंड में मैंने क्या नाम लिखा था, तो इसको देखेंगे तो ये है साइनो। ऑलराइट, साइनो। इसके बाद हमने लिगेंड का नाम लिख लिया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ये Fe है, का लैटिन नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अपना दिमाग चलाना शुरू करें। मैंने Fe किसका संकेत है, आवर्त सारणी पर जाएंगे तो Fe किसका संकेत मिलता है, आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि आयरन का संकेत है, IRON, आयरन का संकेत है। लेकिन मैंने यहाँ पास क्या बोला है, लैटिन नाम लिखना है हमको। जब हमें लैटिन नाम लिखना है और नाम के अंत में एड जोड़ना है तो लैटिन नाम पर हम जाएंगे। नोटबुक पर देखिए मैंने क्या बताया था, लैटिन नाम आयरन का, ये आयरन का मैं लैटिन नाम क्या बताया था, फेरम। ठीक है, फेरम बताया था, लेकिन हमें अंत में एड जोड़ना है तो ये हो जाएगा फेरेट। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इतना ही बात कर लेंगे और अंत में एड जोड़ेंगे, अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा नहीं है। अब इसके देखिए
इसके बाद यहाँ पास अगला यहाँ पास प्लेस करके लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में, रोमन अंक में। ठीक है, यहाँ पास जानकारी के लिए ये भी लिख ले किसका निकालना है, केंद्रीय धातु का। ठीक है, याद रखना केंद्रीय धातु परमाणु का। बिल्कुल भी अपने दिमाग को खुले रखिए और समझते चलिए क्या क्या पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये नहीं कि आप इसको देखें अब कंफ्यूज हो जाए कि यार हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या CN का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या CN का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या Fe का निकालना है, कि K का, ये पोटेशियम का निकालना है, किसका निकालना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, हमारा जो पहला क्लास है उसको वॉच करें, दूसरा वॉच करें, इसके बाद ये जो क्लास है आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले क्लास में ही कहा था कि सारे चीज़ें एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए और दिमाग पर सेट करते जाइए। ठीक है, समझते हैं आगे। रूल नंबर 5 अब लिखना है। अब यदि जैसे कि यहाँ पास एक लिगैंड था, मैंने ये भी बताया था कि लिगैंड की जो संख्या है एक से अधिक हो सकता है, तब क्या करेंगे, देखिए यदि उपसह संयोजक मंडल में, ठीक है मैं ये चिन्ह बना रहा हूँ मतलब उपसह संयोजक मंडल ही लिख रहा हूँ, समझिए इसको, में एक से अधिक लिगैंड हैं तो लिगैंड के नाम का क्रम अल्फाबेट होगा। ठीक है, जैसे अल्फाबेट क्रम क्या होता है, अल्फाबेट क्रम में होगा। ठीक है, अल्फाबेट क्रम में होगा। इस रूल का भी एक आप स्क्रीनशॉट लें क्योंकि यह रूल जो है एक से अधिक लिगैंड पर आधारित है। रूल नंबर 6 लिखिए, जब आयनन मंडल, अब आयनन मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयनन मंडल बाहर है किससे, उपसंयोजी मंडल से बाहर है तो इसका नाम किससे लिखेंगे, आवर्त सारणी से। ठीक है, आवर्त सारणी से लिखेंगे। इस बात को याद रखना, आवर्त सारणी से कहाँ लिखना है, मैं अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, आवर्त सारणी से लिखेंगे, लेकिन आयनन मंडल उपसंयोजी मंडल के अंदर है तो इसका नाम इसमें लिखिए नाम कहाँ से लिखने हैं, लिगैंड से लिखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन उपसंयोजी मंडल के बाहर है तो इसका नाम हम क्लोराइड लिखेंगे, और जैसे ही अंदर आ जाता है, इसके जैसे अंदर आ गया है तो इसका नाम हम क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो कहाँ में मिलता है, लिगैंड में मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, सभी रूल हो चुके हैं, इस रूल को आप स्क्रीनशॉट ले। फिर प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आपके पास लिगैंड के नाम है, आपके पास लैटिन नाम है, और आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण है नियम है। अब सारे नियम को पढ़ते जाइए। अब देखिए पूरा का पूरा IUPAC नामकरण आप सही लिखेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पास लिखता हूँ और सारे रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करते हैं। यहाँ पास मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। अब देखिए नियम को पढ़ते जाएंगे और इसको IUPAC नामकरण करते जाएंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम संकुल लवण को पहचानेंगे कि कौन सा आयन है, धन आयन है कि ऋण आयन है। तो यहाँ पास हम पहले वाले नियम पर चलते हैं। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि आयन मंडल है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है किसके, उपसंयोजी मंडल के, तो यह स्वाभाविक सी बात है, यह धन आयन में होगा, यह ऋण आयन में होगा। ठीक है, हमने पहचान कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा नियम पढ़िए। उस पर लिखा हुआ है कि पहले हम धन आयन का नाम लिखेंगे फिर ऋण आयन का नाम लिखेंगे।
तो जब यहाँ पास ये पोटेशियम इसका ये धन आयन है तो सबसे पहला नामकरण हम इसी का करेंगे, ठीक है। तो लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हमने लिख दिया, धन आयन का नाम हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऋण आयन का नाम लिखेंगे। अब ध्यान देना मेरी बात को, जब हम ऋण आयन का नाम लिखेंगे तो जो मैंने तीसरा रूल बताया है वो तीसरा रूल यहाँ लागू नहीं होगा। चौथे रूल पर चलिए, चौथे रूल पर क्या लिखा है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड की संख्या। तो यहाँ पास होगा हेक्सा, फिर लिगैंड का नाम साइनो, ठीक है, फिर इसके बाद केंद्रित धातु परमाणु का नाम। लेकिन कैसा होगा, कैसा होगा इस बार, लैटिन नाम। और लैटिन नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे, एट। ये सब याद रखें, बिल्कुल एकदम दिमाग पर सेट रहे सारी चीजें। फेरेट, ऑलराइट। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आप दिमाग में आपके रहना चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पर बताने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ मुझे यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की एक बहुत बड़ी क्लास होती है, उसमें बहुत सारा कुछ बताना होता है, तो इसकी अलग ही क्लास है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं। अब समझें, जैसे इसको लिए हम KFeCN का होल 6, ऑलराइट। तो हम Fe को क्या लेंगे, x मान लिए क्योंकि हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पास K3 है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, Cn, Cn में कितने आयन होते हैं, आप लिगैंड पर देखिए कितने हैं, एक ऋण आयन है। और यहाँ पास कितने 6 हैं, तो एक ऋण होगा, कितने 6, कितने Cn है यहाँ पास 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पास इक्वल 0 के करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पर सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यदि पोटेशियम यहाँ पास नहीं लिखा होता तो यहाँ पास 3 ऋण आयन होता, फिर से समझना, 3 ऋण आयन होता, तब यहाँ पास हम क्या करते, यहाँ पास शून्य नहीं लिखते, यहाँ पास हम लिखते, इसको फिर से समझते हैं। Fe को हम x लेंगे, फिर Cn एक ऋण आयन होता है, लेकिन कितने Cn है, 6 है, और यहाँ पास -3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास K3 लिखा हुआ है तो ये 3 कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो फिर हम पोटेशियम का 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पास 3। अब देखिए पोटेशियम का हमको कैसे पता चलता है कि इसका एक धन आयन होता है, तो ये हमको कहाँ पता चलेगा, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक पे। धनात्मक मूलक पर आप जाएंगे तो पोटेशियम के बारे में आपको पता चलेगा कि पोटेशियम पर एक धन आयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पास अब देखिए सब कुछ क्लियर है क्योंकि उदासीन हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पास 0 कर देंगे। अब यहाँ पास 3 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा इक्वल 0। अब x 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल 0, x की पावर इक्वल हो जाएगा 3। यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आया किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, वो 3 आया। 3 को हम रोमन अंक पर लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीट IUPAC नामकरण हो गया, ठीक है। देखिए कितना सारा कुछ हमें याद रखना पड़ रहा है, सब कुछ हमारे दिमाग में चलना चाहिए। एक आवर्त सारणी हमारे दिमाग पे चलना चाहिए, ठीक है, नाम के लिए। दूसरा चीज, उस नाम, उस एलिमेंट में कितने आवेश हैं वो धनात्मक मूलक ऋणात्मक मूलक पर पता चलेगा, लिगैंड पर पता चलेगा, ठीक है, लिगैंड याद रखना है। और इसके साथ ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखना है और जो नियम हम बताए हैं वो भी याद रखना है, तब जाके आपको कंप्लीटली IUPAC नामकरण बन पाता है, ठीक है। अब यदि आप इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पर, दूसरे पर आते हैं, ठीक है। फिर से पहला नियम पढ़ें। पहला नियम क्या है, पहले धनात्मक की पहचान, ऋणात्मक की पहचान। तो धनात्मक ऋणात्मक की पहचान करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि आयन मंडल जो इस बार है वो उप संयोजी मंडल के राइट हैंड साइड है, तो ये ऋणात्मक में होगा और ये धनायन में होगा। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि पहले धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे, यानी कि अब इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आइए तीसरे रूल पर। अब यहाँ पास तीसरा रूल लगेगा, चौथा रूल नहीं लगेगा, ठीक है। चौथा रूल यहाँ पास कट जाता है, केवल तीसरा रूल लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पास, लिगैंड की संख्या क्या है, 2 है यहाँ पास, ठीक है। तो इसमें लिखना है डाई, ये क्या है NH3। NH3 को क्या बोलेंगे, लिगैंड पर देखो, लिगैंड पर जाके देखो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एमीन, ठीक है, डाई एमीन, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए Ag है। Ag यदि आप देखते हैं तो आपके दिमाग पर क्या चलता है, हमारे दिमाग पर क्या चलता है कि Ag जो है इसको हम सिल्वर बोलते हैं,
सिल्वर बोलते हैं, और पीरियोडिक टेबल पर हम सिल्वर जब बोलते हैं तो इसे लैटिन नाम में क्या बोलते हैं? लैटिन नाम में अर्जेंटम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि SILVER सिल्वर होता है और सिल्वर में कहीं भी एजी संकेत नहीं मिलता, तो इसका नाम क्या हो जाता है? अर्जेंटम हो जाता है, ठीक है। पिछले क्लास में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अर्जेंटम। तो अर्जेंटम यहाँ पास सिल्वर का अर्जेंटम हो जाता है, लेकिन याद रखना हम रूल पर जाते हैं तो हमें मिलता है कि हम लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें हमने ये नहीं बताया कि इसमें हम लैटिन नाम लिखेंगे। लैटिन नाम आपको तब लिखना है जब उप संयोजी मंडल किसमें हो? ऋण आयन में हो। मेरे बात को, हर एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब उप संयोजी मंडल धनात्मक में हो तो हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पीरियोडिक टेबल से लिखेंगे, आवर्त सारणी से लिखेंगे, लेकिन वही चीज यदि किसमें है? ऋण आयन में है। जैसे यहाँ पास ऋण आयन, ये चीज ऋण आयन में होता तो हम सिल्वर नहीं लिखते वहां पास, फिर हम लिखते अर्जेंटेट लिखते, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। अब इस पर आते हैं हम, इसका नाम हम लिखेंगे सिल्वर। क्या लिखेंगे? सिल्वर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? AgNH3 का होल ट्वाइस, और हमारे पास दिया है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन पर कितना आवेश होता है? एक। आपको मालूम पड़ेगा कहाँ? ऋणात्मक मूलक पर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पास Ag लिखा हुआ है, तो Ag का हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको मानेंगे हम X मानेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि एमीन क्या है? एमीन को हम कहाँ से लिए हैं? हमने लिया है उदासीन लिगैंड से, और जो भी चीज़ हम उदासीन लिगैंड से लेते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज है? फिर से सुने मेरे बात को, उदासीन लिगैंड में कौन सा चार्ज होगा? भाई उदासीन है तो उस पर कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा? ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। लिख लीजिए, उदासीन लिगैंड, उदासीन लिगैंड पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। नोट करें इस चीज को, अब इस पे हाईलाइट लगा लेना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना इस चीज को। उदासीन लिगैंड पर शून्य आवेश होता है। तो एमीन जब हम लिखेंगे तो यहाँ पास दो, भले हम लिखें, देखिए, तो एमीन का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन कितने कितने एमीन है? दो, तो दो करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का एक ऋण आवेश होता है, यहाँ 1 करेंगे। कितने क्लोरीन है? एक है, तो एक की मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 1 ही आएगा, इक्वल 0 करेंगे। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, 1x + 0 - 1 = 0, ठीक है। तो x बराबर होगा -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 1 आया, तो इसको यहाँ पास हम लिखेंगे 1, ठीक है। बहुत यहाँ पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया है। अब देखिए, आयन मंडल बाहर है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? आवर्त सारणी से लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्लोराइड। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और क्लोराइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरे पर देखते हैं। तीसरा आप थोड़ी सी करें, मैं देखता हूं कितने बच्चे इसे सही कर पा रहे हैं। प्लीज करें सभी लोग। सभी लोग इस पहचाने पहला काम क्या होगा? तो हमारा सबसे पहला काम धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करेंगे। तो ये धनायन और ऋण आयन में होगा। आयन मंडल का नाम, अब हम धनात्मक का नाम पहले, ऋणात्मक का नाम बाद में। तो ये K है, इसलिए इसका नाम पोटेशियम है, पोटेशियम, ठीक है। इसका नामकरण करना है, ये ऋणायन में है, तो चौथे रूल पर पहुंच जाइए। चौथे रूल पर है डाई, CN है तो साइनो, ठीक है, साइनो। अब देखिए सिल्वर यहाँ पास नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, फिर से मैं वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। अब इसमें हम सिल्वर नहीं लिखेंगे कि यहाँ पास सिल्वर इसलिए लिखा था क्योंकि ये धनायन में था। अब ये ऋणायन में आ गया है तो सिल्वर नहीं लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, KAgCN का होल ट्वाइस ये। तो हमें अर्जेंटेट का निकालना है, इसलिए x करेंगे। कितने पोटेशियम है? 1। पोटेशियम का एक धनायन होता है इसलिए हम 1 लिख दिए हैं। और CN का ऋण 1 होगा, कहाँ से लेंगे? ऋणात्मक लिगैंड से लिखे हैं, तो ऋण 1 आप देखेंगे CN ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें पिछली क्लास में हमने बताया था।
अब यहाँ पास 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 0 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आवेश जो है उदासीन हो चुका है। अब 1x और ये हो जाएगा -2 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा इक्वल 0, ये x बराबर 1 हो जाएगा। हमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर मिला? 1 मिला, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये क्योंकि स्क्रीनशॉट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार लेने को, क्योंकि मैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर बताया है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 जो IUPAC नामकरण मैंने सिखाए आप सबसे बन रहे होंगे, और आप क्या करें, जितने सारे एग्जाम्पल हैं आपके बुक में, ठीक है, सभी को करने का प्रयास करें, और जहां भी डाउट है तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल और बताऊंगा जिसमें हम एक से अधिक लिगेंड की संख्या रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करते हैं। धनात्मक का नाम पहले लिखेंगे, तो हमने पोटेशियम का नाम पहले लिख दिया। अब ये ऋण आयन में है तो हम तीसरे रूल पर नहीं जाएंगे, सीधे चौथे रूल पर जाएंगे। तो चौथे रूल क्या कहता है कि पहले लिगेंड की संख्या लिखो, फिर लिगेंड का नाम लिखो। तो हमने लिगेंड की संख्या हेक्सा लिखा, लिगेंड का नाम साइनो लिखा। फिर बोला है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखें, लेकिन किसमें? लैटिन नाम में। तो लैटिन नाम क्या होता है? फेरेट हो जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको निकाल के दिखाया, वो 3 आया था। दूसरे में हमने बताया धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करेंगे, इसमें धन आया, इसमें ऋण आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या, धनात्मक का नाम पहले लिखेंगे। तो ये चौथा रूल यहाँ पास लग रहा है, तो डाई एमीन सिल्वर। अब देखिए यहाँ पास Ag लिखा हुआ है, तो Ag सिल्वर का नाम हम पीरियोडिक टेबल से लिखेंगे। सिल्वर हमने लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, और ये क्लोरीन आयन मंडल बाहर है इसलिए हम इसका नाम क्लोराइड लिख दिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है? फिर धनात्मक ऋणात्मक की पहचान। तो पहले धनात्मक का नाम लिख लिया हमने, फिर इस पर आते हैं तो डाई साइनो, ठीक है। और इस बार हम सिल्वर नहीं लिखेंगे, ये वाला और ये वाले से हम कंपेयर करें तो यहाँ पास देखेंगे कि ये धनायन में है और ये ऋणायन में है, तो यहाँ पास अर्जेंटेट हो जाएगा और यहाँ पास सिल्वर है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। तो कंप्लीटली ये चीज़ आपको सबको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं भी आया होगा तो हर एक बात को सुनने का प्रयास करें मेरे, ठीक है। और पहले क्लास दूसरे क्लास को अच्छे से वॉच करिए, तभी ये क्लासेस बनेंगे। और बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के ही आना है, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, फिर हम क्लास को यहाँ पास एंड करेंगे। यदि आपको थोड़ी सी और मॉडरेट पढ़ना है इसके नियम को, तो हम अगले क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये चौथा एग्जाम्पल है, और इस चौथे एग्जाम्पल पर आपको देखने को मिलेगा इसमें एक से अधिक लिगेंड है, ठीक है, यानी कि 2 लिगेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहला रूल क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संकुल की पहचान। तो यहाँ पास हम देखेंगे आयन मंडल राइट हैंड साइड है, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा ऋण में, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझना, जब ये धन में है तो हम पहले धनात्मक का नाम फिर ऋणात्मक का नाम, दूसरा रूल तो यही कहता है। तीसरा क्या कहता है कि जब उप संयोजी मंडल धनात्मक में हो तो हम इसका नामकरण करेंगे, और ऋणात्मक में हो तब हम इसका नामकरण नहीं करेंगे। अब ये धनायन में है तो देखिए कैसा करेंगे इसका नाम। अब हम तीसरे रूल पर बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? सबसे पहले यहाँ पास हम लिखेंगे लिगेंड की संख्या। अब कंफ्यूजन यहाँ पास सबसे बड़ा होता है कि एक लिगेंड तो ये लिखा हुआ है, एक लिगेंड ये लिखा हुआ है, तो हम किसका नाम लिखें? सबसे पहले हम किसका नाम लिखें? तो मैंने आपको यदि 5वां रूल फॉलो करें तो 5वां रूल क्या कहता है? यदि लिगेंड की संख्या 1 से अधिक है तो उसे हम अल्फाबेट क्रम में जमा देंगे। अब देखिए यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास है पेंटा, ये तो पेंटा एमीन है और ये कार्बोनेटो है, ठीक है। अब ये चीज़ को कंफर्म कर लें, ये कार्बोनेटो है, ठीक है, और ये क्या है? एमीन है। तो एमीन लिखते हैं तो ए से शुरू होता है और कार्बोनेटो सी से शुरू होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ए पहले आता है कि सी पहले आता है? अल्फ़ाबेट क्रम में यदि हम लिखें ए बी सी, तो सबसे पहले ए आता है कि सी आता है? तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है, ठीक है। ए पहले आता है और सी बाद में आता है, इसलिए सबसे पहला हम नाम किसका लिखेंगे? एमीन का लिखेंगे, ठीक है। यही चीज़ अल्फ़ाबेट है। जैसे बैठक व्यवस्था आपके स्कूल में होता है, आपके क्लास में होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी हम अल्फ़ाबेट करेंगे। कैसा करेंगे देखना। अब हम पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन। अब इस लिगेंड पर आएंगे कार्बोनेटो, ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे। तो यहाँ पास जो लिखा हुआ है, कितने लोग पहचान पा रहे हैं कि यह क्या है? ठीक है, कमेंट पर बताएं सभी लोग, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो भले ही चल रहा है लेकिन मैं सीधे डायरेक्टली आपके कमेंट पर हूँ, ठीक है, सभी कमेंट पढ़ रहा हूँ। बताइए क्या है ये?
सुनना ध्यान से मेरी बात को। यदि आप इसे सोच रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप यहाँ पास बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यह कोबाल्ट है। ठीक है, क्या है? कोबाल्ट है। देखिए, ये सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ। छोटी छोटी ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पास देखिए, बड़ी आप आराम से आयुपेसी नामकरण कर रहे हैं। अब आपने देखा कि ये CO लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप सीधे लिख दिए यहाँ पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पास आप गलत हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि लिखते हो तो जब देखना, जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे तो C और O दोनों बराबर में होते हैं। ठीक है, दोनों कैपिटल लेटर पर लिखा जाता है। लेकिन जब भी आप कोबाल्ट लिखते हैं तो C को आप कैपिटल लिखना और O को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इस पर गलती कभी मत करें। ठीक है, आप क्या करते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिखना होता है तो आप कोबाल्ट की तरह ही लिख देते हैं। तो आप इस चीज़ का अंतर कर ही नहीं पाते, कभी भी नहीं कर पाते। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि ऐसे लिख दीजिएगा, इसका नाम क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएगा। ये तो बताएगा कोबाल्ट बताएगा, या तो फिर क्या बताएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उससे पूछिए कि इसमें अंतर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट में अंतर क्या है, तो कुछ ही स्टूडेंट बता पाएंगे। लेकिन उसको ध्यान रखिए, जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे तो दोनों को कैपिटल लेटर पर लिखे, और कोबाल्ट लिखे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल पर लिखे। ठीक है, ये अंतर है पहचानने का। ठीक है, अब यहाँ पास हम देखते हैं, यहाँ पास देखिए ये कोबाल्ट है। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे कोबाल्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आवर्त सारणी जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कोबाल्ट को X, एमीन क्या है, कौन सा लिगेंड पे आता है, उदासीन, तो इसको हो जाएगा 0। ठीक है, कितने उधर 5 हैं। अब इस पर आते हैं कार्बोनेटो पर, कितना आवेश होता है, कौन सा लिगेंड है कार्बोनेटो, ये है ऋणात्मक लिगेंड, तो इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस क्लोरीन 1 -1 इक्वल 0। तो X इसका 0 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 इक्वल 0, तो X बराबर -3 बराबर 0, X बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है बात। अब इसका नाम लिखेंगे क्या, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पास लिखना था तो यहाँ लिख दिया हमने। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है आप सबको समझ में आया होगा, और बढ़िया सा आप तब तक इनको पढ़िए, समझिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही सरल रूल है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।